हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई भी एकदम मस्त कर रहे होंगे। सो दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर क्लास 10th ग्रेडर्स, क्योंकि भाई जब से मैंने क्लास 10th को पास आउट किया है एंड क्लास 11th में आया हूँ, तो भाई आप लोग के इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्लास 10th के लिए बताओ यार, स्ट्रेटजी बताओ, टिप्स बताओ। तो भाई मेरा 96% आया क्लास 10th में एंड 96% बहुत बढ़िया मार्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि 96% को नहीं ला सकता। वो मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ के अगर डेली पढ़ रहे 1-2 घंटे तो आ सकता है भाई, लेकिन 100% लाना, एक भी मार्क्स ना कट होना बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे इस वीडियो में एमपी बोर्ड की टॉपर प्रज्ञा जायसवाल भी हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरे वीडियो में आइए एंड अपनी स्ट्रेटजी हम सभी के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी क्लास 10th ग्रेडर इस वीडियो को देख रहा है उसको बहुत ही भयंकर वाला स्ट्रेटजी मिल जाए। क्योंकि भाई 100% लाने वाला टॉपर जब अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेगा तो आई थिंक कि कुछ तो स्पेशल होगा ही, क्योंकि 100% लाना है एक बहुत बड़ी एंड एक खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पेशल बात है। भाई इन्होंने मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर रखा था, तो मैंने इनको मैसेज किया एंड फिर मुझे पता चला कि ये मेरे ब्लॉग्स को पहले से ही देखती हुई आ रही हैं, तो ये मेरे को जानती थी। और जब ये मेरे को जानती थी तो मुझे इनसे कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी हो गई। ऐसे मैंने इनसे कनेक्ट किया, फिर मैंने इनसे बोला कि मैं पहले से ही एक वीडियो बनाने वाला था क्लास 10th के लिए। मैंने उनसे गूगल मीट पे कनेक्ट किया था एंड हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया था क्लास 10th के बारे में। एंड इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंटर्स को हमने कवर किया है, लाइक कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, टीचर्स को कौन से फॉलो करना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करना चाहिए एंड अपनी तैयारी में अपने मोटिवेशन को, अपने डिसिप्लिन को कैसे रखना है भाई लास्ट तक, सब चीज़ पता चलने वाली है। सैंपल पेपर लगाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो भी पता चलने वाला है, आपको एक शॉकिंग चीज़ पता चलने वाली है आज। तो लास्ट तक देखना वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, वीडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, बट वीडियो क्वालिटी पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा, कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तुमको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सब बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरे थैंक यू एमपी थैंक बोर्ड में यू। 500 में से 500 स्कोर करना इज नॉट जस्ट पीस ऑफ केक। Congratulations to you also. 96% हाँ, मजाक in कर रहा CBSE बोर्ड। हाँ, जब तुमने पहली वीडियो डाली थी ना 10th क्लास में, फर्स्ट डे ऐसा 10th ग्रेडर था हूँ। हाँ हाँ शायद। हाँ। हाँ, तो वो पहली वीडियो मैंने देखी थी तुम्हारी। उसके बाद जैसे बाकी कुछ नहीं देखती थी मैं, बस क्योंकि जो तुम करते थे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता था कि भाई ये इतना कर रहा है तो मुझे। सबसे पहले एक नमन शर्मा है, उन्होंने पूछा है कि हाउ यू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। पहले तुम बताओ। मेरा क्या, मैं मतलब मेरा डिस्ट्रैक्शन से मैं ओवरकम क्लास 10th में तो किया था, लास्ट टाइम पे थोड़ा हो गया था, वो भी बहुत ज्यादा उबने की वजह से पढ़ाई कर करके। तो मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं हूँ और यूट्यूब पे ही शॉर्ट्स देखता रहता था, लेकिन कभी भी मतलब देखता था तो मेरे को बाद में अगले टाइम रियलाइज होता था कि हाँ मैंने टाइम वेस्ट किया है, तो फिर मैं उसको कम करता था, मतलब कवर कर लेता था एक तरीके से। मेरा ये था कि मेरा गोल पे फोकस था। डिस्ट्रैक्शन तो मुझे भी हुए थे कि जैसे कभी कभी शॉर्ट्स चलाने लगते थे तो उसमें फिर दिमाग में आता था कि अरे नहीं, हमारा गोल क्या है, इसको देखना है। क्योंकि मैंने गोल सेट करके रखा था कि 100% लाना है तो देखा मैंने। और पेरेंट्स भी मतलब बोलते ही रहते थे कि मतलब हर दिन होता था कि बोलते थे कि मतलब प्रेशराइज नहीं करते थे कि तुमको लाना ही लाना है, मोटिवेशन के हिसाब से। हाँ। और टीचर्स भी हर दिन स्कूल में मोटिवेट करते रहते थे, तो दिमाग में वो बैठ गया था कि हाँ हमको मेहनत करनी है। तो डिस्ट्रैक्ट होते थे, उसके बाद समझ में आता था अरे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ना है। तो फिर उसको कवर करने की कोशिश करते थे। मैथ्स, हम्म। साइंस, उन सब के लिए लोग अलग अलग रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं। तो मैंने साइंस और मैथ्स के लिए तो कुछ भी रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करी थी। जस्ट मैंने यूट्यूब से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा था प्रैक्टिस कर ले रहा था। मैंने पीवाईक्यू बुक थोड़ी बहुत लगाई थी, पीवाईक्यू लगाया था एंड उसके बाद बैच फॉलो किया था, बस ज्यादा कुछ नहीं किया था। और मैं सीबीएसई का तो नहीं बता सकती, लेकिन एमपी बोर्ड का जरूर बता सकती हूँ। एमपी बोर्ड में सबसे पहले जो जिस टीचर से आप मैथ पढ़ते हैं, हम्म। आप उनको वो जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। वो आपको आने चाहिए, ये नहीं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देते। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने का ट्राई तो कीजिए। और रही बात एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को तो बिल्कुल अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि एमपी बोर्ड में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आ जाते हैं या फिर एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। बस कभी कभी नंबर चेंज हो सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं तो वो भी एनसीईआरटी के लगभग अंदर से ही आते हैं। हम्म। तो एनसीईआरटी मेन थी। और जो लोकल बुक हमारे यहाँ आती है, आपको मतलब जैसे मध्य प्रदेश में हमारी है,
तो कोई भी लोकल बुक हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें 50 IQ भी हो और थोड़े अच्छे क्वेश्चन हो, मतलब हाई लेवल के, क्योंकि अगर हम हाई लेवल का करेंगे ना तो लो लेवल अपने आप हो जाएगा। हाँ वो तो है। और साइंस के लिए भी। इसीलिए मैंने तो सीबीएस इसीलिए मैंने सीबीएसई का कोर्स पढ़ा था शुरू में कि अगर क्योंकि सीबीएसई में थोड़ा हाई लेवल रहता है, तो अगर मैं सीबीएसई का पढ़ूंगी तो एमपी बोर्ड तो आराम से ठीक ही हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने सीबीएसई का कोर्स लिया था। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं ना वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, बहुत सारे मैंने देखा। साइंस के लिए मैं बताऊं तो मैंने जस्ट एनसीईआरटी रीड करी थी बहुत ही बढ़िया से, मतलब एकदम से बार बार मल्टीपल टाइम रीड किया था मैंने एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाए थे और पीवाईक्यूज लगाए थे। बैच में लास्ट टाइम पे अलग सर का लाइव अटेंड करा था। तो वो लास्ट टाइम पे, मतलब लास्ट टाइम पे करके कोई कुछ नहीं, मतलब स्कोर नहीं कर सकता, पूरे साल की मेहनत होती है, एक दिन में थोड़ी हो पाता है। तो रिवीजन के लिए तो बढ़िया था उनका सेशन, मैंने देखा था। और मैंने बुक पढ़ा था, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाया था। पीवाईक्यू लगाया था, बट हाँ मैंने सैंपल पेपर एक भी नहीं लगाया था। बिना सैंपल पेपर ही गया था। सैंपल पेपर मैंने साइंस का तो मैंने भी नहीं लगाया था, लेकिन हमारे स्कूल में 5 एग्जाम हुए थे साइंस के, तो 5 बार प्रैक्टिस करते करते हो गया, बैठ गया था, टाइम मैनेजमेंट भी होने लगा था। साइंस के लिए तो मैंने एनसीईआरटी तो मेन है, और जो पढ़ा कहाँ कहाँ से मैंने रिवीजन कहाँ किया, तो सबसे पहले तो जो लेक्चर्स होते थे पीडब्ल्यू के वो मैंने देखे। और शुरू में केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती थी, तो हम्म। मैं कभी मैग्नेट से भी देख लेती थी। हम्म। और लास्ट में जो 30 मिनट रिवीजन सीरीज था, हम्म। कौन रिवीजन सीरीज था अलग सर का, तो उसके कुछ चैप्टर्स के मैंने उसमें भी देखे थे, क्योंकि उसमें सारी एनसीईआरटी सर कवर करवा देते थे हाँ। लगभग। हाँ, तो एंड उसको भी मैंने देखा था। एंड वो लेक्चर्स तो अवेलेबल है ही सबके लिए, अभी भी कोई भी देख सकता है। हाँ, अभी भी कोई भी देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे है, मतलब लगभग पूरी एनसीईआरटी ही कवर हो जाती है 30 मिनट के अंदर। हाँ। और हाँ, एसएसटी के लिए क्या किया था? एसएसटी के लिए तो मैंने एनसीईआरटी ही केवल की थी, और क्वेश्चंस के लिए तो एनसीईआरटी और लोकल बुक्स जो आती है उसमें से देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एमपी बोर्ड में, उसके हिसाब से फिर मैंने तैयारी की थी। अच्छा। क्योंकि वैसे भी सोशल साइंस तो इतना बड़ा है, हाँ, इतना लेंदी है, तो उसमें पढ़ते पढ़ते ही तो थक जाएंगे। मेरा तो वो था कि मेरा एसएसटी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक रहा है। एंड क्लास 10 के बाद पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, आर्ट्स लेता तो मिलता भी। एसएसटी मेरा फेवरेट रहा है। एंड मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में मैंने कुणाल सर मतलब बैच में पढ़ाते थे, तो उनसे मैंने थोड़ा मतलब 3-4 महीने, 4 महीने, 5 मिनट मैंने उनसे पढ़ा था। फिर मेरे को कुछ समझ में मतलब मेरा दिमाग पता नहीं क्या घुमा कि मैं एकदम हट गया, लेक्चर वेक्चर देखना बंद कर दिया, नोट्स बनाना बंद कर दिया, और सिर्फ एनसीईआरटी रीड करने लगा। एंड रिवीजन के लिए भी मैं पूरा चैप्टर एनसीईआरटी रीड करता था। एंड जैसे कि कल एग्जाम है, तो आज मैं प्रिंट रिवॉल्यूशन रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी लेके बैठा था, मेरा ये वाला सीन था। मैंने पूरा एनसीईआरटी देखिए, पूरा एनसीईआरटी रीड किया मैंने, और सैंपल पेपर एक भी नहीं लगाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक भी नहीं किया, मतलब कुल मिला के सब कुछ एनसीईआरटी रीड से हो गया था मेरा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैंने इंग्लिश हिंदी का भी नहीं करा था। और पता नहीं क्या, इंग्लिश में भी मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कम था मार्क्स का, कि मैं सोच रहा था कि 90 तक भी आ जाए तो सही है। लेकिन मतलब ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशंस मुझे मिले इंग्लिश में भी। इंग्लिश में मेरी थोड़ा वीक था, ग्रामर भी वीक था मेरा। इंग्लिश इंग्लिश तो मेरी भी तो मैं हमारे जो टीचर हैं, हम्म। स्कूल के टीचर, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी। उसमें मेरे ग्रामर भी बहुत कमजोर थी, जो मेरी स्पेलिंग भी काफी गलत होती थी स्पेलिंग, तो उसमें भी मैंने इम्प्रूव किया, मतलब उसको समझा। और स्पेलिंग जहाँ पे गलत होती थी तो सोचती थी कैसे गलत हो रही है। अब तब समझ सर ने बताया कि जब तुम ज्यादा सोचती हो ना कि एग्जाम में ये सही है कि नहीं, तब तुम्हारा गलत होता है। और मैथ्स का क्या सीन है, मैथ्स में तो सबकी नैया डूबी हुई है, मेरी भी डूब गई, बहुत ज्यादा लेंथी पेपर आ गया था मेरे अकॉर्डिंग। एंड मेरा छूट गया था क्वेश्चन आता हुआ, बहुत दुख हुआ मेरा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मैथ्स की थी मेरी, सबसे ज्यादा मैंने प्रैक्टिस किया था। और आता हुआ क्वेश्चन छूट गया तो मेरे को दुख हुआ, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी थी, सैंपल पेपर लास्ट टाइम पे लगाया था मैंने, 15-16 सैंपल पेपर के ऑलमोस्ट। और ऋतिक सर को एकदम ब्लाइंडली फॉलो किया था स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, बस और कुछ नहीं किया था। मैंने मैथ के लिए तो एनसीईआरटी तो मैंने पहले ही बता चुका हाँ। है, और मैंने काफी मतलब एक दो सैंपल पेपर भी मैंने किए थे हम्म। मैथ के लिए बोलूँ तो, हम्म। क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, केवल आप कॉन्सेप्ट समझ के हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
हाँ। उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स से हो गया, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में थोड़ी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका लैंग्वेज थोड़ा वजह स्थाई मात्रा की गड़बड़ होती है, उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर आपको फुल स्कोर करना है तो। लेकिन अगर आपको 95% मतलब सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट में 95 प्लस लाना है तो वो आ सकते हैं। हाउ टू रिवाइज नोट्स, नोट्स कैसे रिवाइज करना है? लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, बस उसको रीड करते हैं, नींद लगी है फिर भी रीड करते जाते हैं, ऐसा नहीं करना है थोड़ा। जैसे आपको दिमाग में लाना, वो टॉपिक पढ़ा है तो क्या हमने इस टॉपिक में पढ़ा है, इसको दिमाग में लाना है। हाँ। 10th क्लास ऐसे बड़ी क्लास नहीं है, उसमें थोड़ा भी एफर्ट डालते हैं ना तो अच्छे मार्क्स आ ही जाते बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैथ्स में आरडी आरएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या सच में है ये? मेरे को तो नहीं लगता। हैं। मेरे बोर्ड में तो नहीं था, सीबीएसई में मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। सीबीएसई में बहुत सारे स्टूडेंट जो आरडी आरएस के बिना भी लाते हैं बढ़िया नंबर, तो ये तो बहुत ज्यादा हाइप बनाने की बात नहीं है। और स्टार्टिंग में माइंडसेट क्या रखना होता है ये भी बता दो, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट कुछ और था, मेरा तो कुछ और था। मेरा माइंडसेट था कि हाँ मुझे एमपी बोर्ड में टॉप करना है। और जैसे जो हमारे डायरेक्टर्स हैं स्कूल के, वो हमेशा बोलते थे कि 100 मतलब हर सब्जेक्ट में 100 लाओ। और लेकिन भले नहीं ला पाते थे, लेकिन वो टारगेट जरूर देते थे, तो मेरा ये रहता था कि जो मेरे नंबर कटे हैं एग्जाम्स में, हम्म। जब भी टेस्ट होता था या फिर कुछ भी एग्जाम टाइप में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, तो मेरे जो नंबर कटे कटे क्यों हैं, और जब वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए मुझसे। तो ये मेरा माइंडसेट रहता था कि मुझे पूरे पूरे लाने हैं। टाइम वेस्ट कभी किया था? टाइम वेस्ट? हाँ किया था, काफी किया था। किस चीज में, मतलब फोन की वजह से या कैसे, मतलब? वैसे एक्टिविटीज वगैरह ज्यादा मुझे करने को था नहीं। हाँ स्कूल में, जैसे स्कूल में जब रहते थे तो दोस्त वगैरह थे तो उनसे बात करते थे, तो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करते थे, ज्यादा नहीं करते थे। और घर में तो मोबाइल वगैरह थोड़ा डिस्ट्रक्शन होते थे, लेकिन उसको भी कंट्रोल करना पड़ता था। मतलब दोस्त से बात करना डिस्ट्रक्शन है और टाइम वेस्ट है? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कह रही। लेकिन मतलब दोस्त से बातें करना अच्छा लगता था, इसीलिए वजह से तो मेरा मतलब वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता था टाइम। हाँ, मैं भी बहुत बात करता हूँ, इसी वजह से मेरे को कभी कभी सुनना भी पड़ता है कि इतना मत बात करो। मैं बात भी नहीं करती। लाइव मैंने कभी नहीं देखा, लाइव लेक्चर्स को मैंने आज तक अटेंड नहीं करा। मैं हरदम रिकॉर्डेड देखता था क्लास 10th में। तो उसकी वजह से मेरा हरदम एक तरीके से बोले तो बैच के हिसाब से बैकलॉग ही बना हुआ था। पूरे साल बैकलॉग बना था। लेकिन तो मैं इसीलिए मैंने टेस्ट भी नहीं दिया। तो टेस्ट देना जरूरी है, डीपीपीस करना भी जरूरी है, बट मैंने नहीं किया था। शुरुआत में उड़ान के मतलब काफी टेस्ट दिए हैं, लगभग अक्टूबर नवंबर तक मैं टेस्ट देती थी। उसके बाद क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ा प्रेशर था कि सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके बाद नहीं दे पाई थी। और टीपीपी की बात रही तो टीपीपी भी मैंने सॉल्व की थी। आई थिंक इतने क्वेश्चन काफी होंगे और इनको भी जो समझ में आ ही गया होगा। हाँ समझ में आ गया। हाँ ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। हाँ, आंसर राइटिंग बताओ बताओ। मेरा ऐसा आंसर राइटिंग कुछ नहीं था, मैंने मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम में ही आंसर राइटिंग करी थी, घर पे नहीं प्रैक्टिस किया था। हाँ, और जैसे लेखन कार्य होता है, लेखन कार्य इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जैसे लेटर राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया। तो वो सब को मैंने उसका तो राइटिंग प्रैक्टिस किया था, मतलब बढ़िया किया था। और ऐसे आंसर क्वेश्चन का तो मैंने नहीं करा था। मैंने तो किया था, आंसर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की थी, एप्लीकेशन का और नोट्स वगैरह की भी। मतलब जैसे हमारे में नोट मेकिंग आता है, हम्म। वो शायद सीबीएसई में 11th में आता है, लेकिन हमारे में 10th 9th में भी आता है। तो नोट मेकिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, और बाकी इंग्लिश की जो चीजें होती है उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। और आंसर राइटिंग के लिए मतलब एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है। हाँ, तो आंसर राइटिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि मतलब प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, और कॉपी को उसको कैसे थोड़ी सुंदर, हमारे बोर्ड में क्या है कि थोड़ा कम लिखना पड़ता है ना। हम्म। कम मतलब मीन्स उतना पेज नहीं भरना है पूरा, हमको थोड़ा एग्जैक्ट थोड़ा अच्छा आंसर मिलना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, एक अच्छा सा आंसर लिखती थी, पहले दिमाग में सोच लेती थी कि हमारे पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं। तो वरना अगर हम लिखते जाएंगे फिर पॉइंट सोचते जाएंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है। तो पहले दिमाग में हम लोग सोच लेते थे कि ये पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट्स होंगे, उसके हिसाब से मैं फिर आंसर लिखती थी। और जैसे आंसर मैं, ये पेज है ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 1, उसका आंसर
फिर एक लाइन खींच दी, और फिर पेज में नीचे फिर आंसर नंबर 2, फिर उसका आंसर लेके फिर एक लाइन खींच दी। एक पेज में मेरे जो से लॉन्ग आंसर मतलब 3 मार्क्स के नहीं, 2 मार्क्स के होते थे, तो एक पेज में मेरे 2 ही क्वेश्चंस आते थे। मतलब कि मतलब थोड़ा साफ दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, साफ दिखने से टीचर के माइंड में ये रहता है कि हाँ अच्छा है। हाँ और जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, मैं सारे पहले करती थी कि एक एक नंबर वाले अगर मेरे सारे सही होंगे तो टीचर के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, तो बाकी भी अच्छा ही करेगा, तो हाँ। नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए मतलब आज के लिए क्या ये इतना इन लोग के लिए काफी होगा। एंड बहुत बहुत थैंक यू कि आई तुम यहाँ पे, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू तो मैं तुम्हें करती हूँ कि तुमने अपने वीडियो में मुझे लेने अरे के लिए इनवाइट किया। अरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुमने एक्सेप्ट किया। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस।